क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप 70 में 65+ अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, यानी पेपर 2 खंड में पूछा जाता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक हैं। कमेंट करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं कहानीकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में। तो प्रेमचंद्र मेरे प्यारे बच्चों कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेमचंद का 2 उपन्यास ध्यान रखना है, गबन और गोदान। गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद का 2 उपन्यास है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का, तुलसीदास की, नंददास की, गोकुलनाथ की। तो मानस का हंस उपन्यास है अमृतलाल नागर का। प्रयोगवाद के कवि हैं, मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं, अज्ञेय हैं, केदारनाथ हैं। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर है, रीति सिद्ध कवि हैं, बिहारी हैं, केशव हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं। तो रीति सिद्ध कवि में बिहारी लाल आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, ध्रुवस्वामिनी नाटक है, अजातशत्रु भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। कनुप्रिया नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पांडे। तो माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। तो निहार है, सांदगीत भी है और रसिम भी है। यहाँ पर चित्रलेखा नहीं है। चित्रलेखा किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गोदान की रचना कब हुई। तो गोदान की रचना हुई थी 1936 में, गोदान उपन्यास से मुंशी प्रेमचंद का। 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। रस कितने प्रकार के होता है, 9 प्रकार के। आपके सिलेबस में 2 रस हैं, हास्य और करुण रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, कई बार पूछा है, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें रूपक अलंकार है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक बता देते हैं, जिस उदाहरण के बीच में जन जानो मन मानो जनहु मनहु शब्द दिख जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस, समान। ठीक है। रोला में कितनी मात्राएं होती है। तो रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तो कब भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो कार में अधि उपसर्ग लगा है, आपका बी राइट हो जाएगा। फिर है, दिगंबर में समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो दिगंबर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। दिशाएं हैं अंबर वस्त्र, अर्थात भगवान शिव, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, हरिद्रा शब्द का तद्भव होगा हल्दी,
हरिद्रा शब्द का तद्भव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हल्दी। इसके बाद 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द पर्याय नहीं है? चपला, बिजली, चंचला, ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। सफरी नहीं है, सफरी मछली की पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो इसका होगा त्वया, ध्यान रखिएगा, युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन होगा त्वया। वह लिखेगा में प्रधानता है, तो वह लिखेगा इसमें प्रधानता है भाववाच्य की, कर्तृवाच्य की, वाच्य की, कर्म की। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कर्तृवाच्य की प्रधानता है, वह लिखेगा इसमें कर्तृवाच्य की प्रधानता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, आप दीर्घायु रहें किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक है, आज्ञार्थक है, साधारण है, मिश्रित वाक्य है। तो आप दीर्घायु रहे या इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब है खंड व वर्णात्मक प्रश्न, 50 अंक का होता है, जिसको आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 अंक का होता है, 2-2 अंक के 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के 3 प्रश्न होते हैं। और ये जो गद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, वह नैतिक अंकुश चेतना या भावना ही दे सकती है, वही शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए ना कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए, या आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है, इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसा त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो अजंता शब्द देख लो, अजंता शब्द मिल गया तो आप समझ जाए अजंता चैप्टर से लिया गया है। अजंता संस्कार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र के चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है अजंता, लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव हमारे देश पर ही नहीं, विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तो अजंता की कला का प्रभाव चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, मिस्र आदि पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये कितने अंक का है? 6 अंक का है। तो बुंदेलो हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है ये लक्ष्मी मर्दानी की। तो ये कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? ये लिया गया है कहाँ से? प्रस्तुत संदर्भ कैसे लिखेंगे? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है संदर्भ लिखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से अवतरित है। इसका रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने व्याख्या आपको पूरी बता दे रहा हूँ, ठीक है? कैसे लिखना है? कवयित्री बताती हैं कि उन्होंने यह वीर गाथा बुंदेलखंड के जन जन से सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के समान वीरता से युद्ध किया था, इसलिए उन्हें मर्दानी कहा गया है। कवयित्री झांसी में स्थित रानी की समाधि की ओर इशारा करती है और कहती है यह एक शाश्वत चिर समाधि है। यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की अंतिम लीला स्थली है, जहां उन्होंने अपना बलिदान दिया था। यह उनके जीवन के अंत की प्रतीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीस जटा उर्बाह विशाल बिलोचन लाल तिरछी शिवों, यानी जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल लाल आँखें और तिरछी सी भवें, जो तरकस में बाण धारण किए हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। फिर ग्राम बधुए कहती हैं कि वह इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय चिते तुम तो हमरो मन में हो। मतलब वह ग्राम बधुए कहती हैं कि वह बड़े आदर के साथ स्वाभाविक ढंग से हमारी ओर देखते हैं और हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। पूछत ग्राम बधू सिए सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। तो एक गांव की बधू सीता जी से पूछती है कि बताइए कि जो श्याम वर्ण वाले हैं ये तुम्हारे कौन हैं? तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वन पथ पर से लिया गया है और तुलसीदास क्या है? कवि है। व्याख्या मैंने पूरी बता दी आपको। सखिया सीता जी से क्या पूछ रही है? तो ग्राम बधुएं या सखिया सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सीता जी, ये जो श्याम वर्ण वाले युवक हैं तुम्हारे कौन हैं? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 5 अंक मिलेंगे आपको, 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका अर्थ हम बताते हैं। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। मनुष्य को कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए, यही इसका उद्घोष है। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृत का नियम है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हैं तो हमें निरंतर कार्य करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगना और दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जित है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी से लिया गया है और इसका अर्थ देखते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाले गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदी में बहुत सुशोभित होती है। अगर असंख्य यात्री दूर दूर देशों से घूमने के लिए रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर 4 नंबर प्रश्न है, ये भी क्या है? संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 अंक का है। मान हित्वा प्रियो भवत क्रोध हित्या ना सोचत, यानी ये कहाँ से लिया गया है? जीवन सूत्राण से। मान हित्वा प्रियो भवत, मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय हो जाता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता और इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है और लालच को छोड़ करके सुखी हो जाता है। ये जीवन सूत्राण से लिया गया है। संदर्भ लिख देंगे। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये अनियुक्त विलासा से लिया गया है। हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अर्थ बता रहे हैं। आकाश में बहुत सारे बादल हैं लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद 6 का नंबर है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश भारती। अगर ये 2 आप तैयार कर लेते हैं इसमें से तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो हम इसका वीडियो अलग से बना के दे देंगे आपको। फिर एक कवि का जीवन परिचय। ठीक है। रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी और रामनरेश त्रिपाठी।
तो देखिए रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, तो आपको 2-3 श्लोक भी याद रखना है। 8 नंबर है, छात्रावास की जीवन शैली के अध्ययन विषय पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में पुस्तकालय की समस्याओं पर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों 4 अंक का होता है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है 2 अंक का, इसमें से 2 प्रश्न उत्तर करने हैं आपको, ठीक है, तो इसको आप प्रश्न उत्तर तैयार कर लेंगे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।